हेलो गाइस, What is up? मेरा नाम है रोहित और मैं हूं आयुष। WWE हो या फिर ऑल एलीट रेसलिंग, ब्रेकिंग न्यूज, ऑनेस्ट ओपिनियंस या हो कोई बैकस्टेज सीक्रेट, रेसलिंग से जुड़ा सभी मसाला, क्योंकि आप सुन रहे हैं असली अखाड़ा। सो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ असली अखाड़ा। भाई रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है, इतनी सारी आपके साथ इंटरेस्टिंग बातें करने के लिए। और रेसलमेनिया इस बार 2 नाइट की है, 2 नाइट के ऊपर भर भर के मैचेस हैं। नया कॉन्सेप्ट हमको काफ़ी पसंद है कि 2 नाइट की रेसलमेनिया होती है, तो हमको भी ऐसे देखने में अच्छा लगता है ना। तो आज इस एपिसोड के अंदर, इस नए पॉडकास्ट के एपिसोड के अंदर सारे के सारे मैचेस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या हाइप है, क्या एक्साइटमेंट है, और नाइट 1 में हमको क्या लगता है किस मैच का सीन जो है मेन इवेंट के अंदर बनने वाला है, और बनने वाला है तो क्यों बनने वाला है। मतलब ओवरऑल अगर आपको रेसलमेनिया के लिए अपनी हाइप जो है थोड़ी सी और बढ़ानी है, हर मैच के बारे में थोड़ी और बातें जाननी है, तो भाई इस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना। और असली अखाड़ा एपिसोड है भाई, मैं अकेला तो होता नहीं हो, तो आयुष आपका भी स्वागत है इस एपिसोड के अंदर। डेफिनेटली गाइज, और हमने मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जब भी मतलब टाइम मिले आप लोगों के लिए नया एपिसोड हम लेके आ सकें। तो ये एपिसोड है जहाँ पे हम बात करने वाले हैं रेसलमेनिया के बारे में, क्या एक्साइटमेंट है मैच कार्ड की। नाइट वाइज हम चलेंगे, नाइट 1 नाइट 2 दोनों की हम डिस्कशन करने वाले हैं, तो इंटरेस्टिंग रहेगा काफ़ी। और रोहित, मैं स्टार्ट डेफिनेटली सीधा करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी कुछ है डिस्कस यहाँ पे करने के लिए। और मैं पूछना चाहता हूँ कि इसको बोला जा रहा है द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, बहुत सारे इसके साथ ये वर्ड्स तो जोड़े जा रहे हैं, लेकिन इन जनरल क्या एक्साइटमेंट है इस साल रेसलमेनिया की? देख, सिंपल सी बात है यार, रेसलमेनिया चाहे फीकी ही क्यों ना हो, चाहे तेरी एक्साइटमेंट हो या ना हो, हम अंदर से कहते हैं यार भाई रेसलमेनिया है, तेरे को एक्साइटेड होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शो पास आते आते ना एक्साइटमेंट आई जाती है, चाहे पूरे कार्ड के ऊपर अच्छी चीज़ें हो या फिर ना हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इस बार कार्ड के ऊपर चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें मुझे तो एक्साइट करती हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर रेसलमेनिया का नाम है तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरी एक्साइटमेंट तो भाई आई जाती है यार। बिल्कुल ये बात सही है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शो में WWE करेगी, ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा। और हम रेसलमेनिया को देखते हैं तो भाई पूरा मतलब हम उसका स्टेज देखेंगे, मैचेस देखेंगे, सरप्राइज का इंतज़ार करेंगे। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हाइप तो है। कुछ लोग कहेंगे कि उतनी ज़्यादा नहीं है, कुछ मैचेस के लिए उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हम नाइट 1 से रोहित स्टार्ट करते हैं। और पहले थोड़े इस टाइप के मैच लेते हैं जो मतलब हाँ भाई कार्ड पे है, लेकिन उतना उनका कोई मतलब खास है नहीं। ड्रू मैकिंटायर वर्सेस हैप्पी बैरन कॉर्बिन, मतलब जो मैंने यार देख, लोग अभी नहीं एक बात बता, लोग अभी पॉडकास्ट के एपिसोड को सुनने आए हैं, तो जानबूझ के ऐसे मैच की बात कर रहा है कि लोग सुनते ही भाग जाएं। नहीं, मैंने ये भी बोला कि जिसके बारे में सबसे कम इंटरेस्ट है, ताकि हम इसको जल्दी खत्म कर सके, क्योंकि ये फ्यूड हम इतने लंबे टाइम से देख रहे हैं। आई डोंट थिंक कि मतलब मैं रोहित कम से कम 1 महीने से हर स्मैकडाउन के रिव्यू में बोल रहा हूँ कि मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अभी भी लोग अगर कुछ अलग एक्सपेक्ट करके आए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे अभी भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसमें मतलब अच्छा नहीं आयुष, कहीं ये मैच मेन इवेंट में तो नहीं आने वाला? अगर ये मेन इवेंट हो गया तो मेरे लिए रेसलमेनिया सैटरडे को जल्दी खत्म हो जाएगी एटलीस्ट। लेकिन डेफिनेटली ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि हैप्पी बैरन कॉर्बिन अनडिफीटेड क्या है रोहित? अरे यार भाई, वो चल अनडिफीटेड है मान लिया, बट सामने ड्रू मैकिंटायर भी तो है। मतलब WWE के पास सिर्फ कॉर्बिन का पॉइंट रह गया दिखाने के लिए, मैच को हाइप करने के लिए कि भाई वो अनडिफीटेड है, और कोई WWE को रीजन ही नहीं मिल रहा। तो यहीं से तुम लगा लो भाई, इस मैच के लिए हमको कितनी केयर करनी चाहिए। चलो ठीक है, एक बार के लिए ड्रू मैकिंटायर की रेसलमेनिया सही नहीं जा रही, वो ठीक है, बट मुझे नहीं लगता इसके बारे में बात करने के लिए सच में कुछ है और इसकी कोई हाइप है। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। और इसी के साथ हम आराम से भाई इसको मैच को साइड में करके आगे बढ़ जाते हैं। कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स अगेंस्ट शेमस एंड रिज हॉलैंड। आई थिंक शेमस, रिज हॉलैंड और बुच, जो कि जिनको मैं बुच नहीं, अब मैं पीट डन बोलूँगा, पीट डन, इनकी ये जो तीनों का ट्रियो बनाया गया है काफ़ी अच्छा है। मतलब दिखने में ऐसा लगता है कि हाँ भाई इनको बढ़िया बुक करा जा सकता है। लेकिन आई डोंट नो, न्यू डे के अगेंस्ट जो इनकी फ्यूड चल रही है उसमें कुछ उतना खास है नहीं। और रोहित, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो मिड कार्ड की फ्यूड्स हैं ऑलरेडी इतने समय से एक दूसरे से लड़ रहे हैं स्मैकडाउन पे, कि जो मेन रेसलमेनिया वाला मैच है उसकी उतनी कोई हाइप फील नहीं हो रही? हाँ, ऐसा लगता है मुझे तो कभी कभी कि आपस में कभी कोई किससे लड़ गया, कोई किससे, मुझे तो ऐसा समझ ही नहीं आता कि ये मैच पहली बार भी हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है मैच में देख चुका हूँ पहले भी। और वैसे ओरिजिनल प्लान्स अगर आपको नहीं पता तो ये थे कि यहाँ से न्यू डे की पूरी टीम होती और उधर से जो पीट डन है, बुचनी जो पीट डन है, ये 6 मैन वाला मैच होता, बट हुआ नहीं है। ये फिलर की तरह है रेसलमेनिया के अंदर, इससे ज़्यादा मुझे तो यार कुछ नहीं लगता इसके बारे में। आई थिंक ये बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर बिग ई को वो चोट ना लगती तो एक 6 मैन टैग टीम मैच भी हो सकता था। अगले मैच की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि एक और टैग टीम मैच है, लोगन पॉल एंड द मिज अगेंस्ट रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो। और
आई थिंक कि ये एक रोहित वैसा मैच है कि हाँ भाई शायद अच्छा हो, एंटरटेनिंग हो सकता है, लेकिन शायद यहाँ प्रिडिक्ट करना तब भी थोड़ा मुश्किल है कि जीतेगा कौन। आई थिंक बिल्कुल 50-50 है, कोई भी जीत सकता है। देखो ये मैच के अंदर लोगन पॉल के होने की वजह से, चाहे लोगन पॉल को लोग पसंद करते हो नापसंद करते हो, एक कह सकते हैं सारे मैचेस मतलब क्योंकि इसमें सेलिब्रिटी वाला फैक्टर है तो इसके ऊपर नजरें तो मेरी रहने वाली हैं। मैं ये नहीं कह रहा मेरी एक्सपेक्टेशन कोई बहुत ज़्यादा है, बट मुझे लगता है बहुत एंटरटेनिंग मैच होने वाला है क्योंकि मिस तो अपने करामाती चीज़ों के लिए जाने जा रही हैं और लोगन पॉल एक अलग ही फ्लेवर ऐड करेंगे। सामने मिस्टीरियो, दोनों मिस्टीरियोज जो है वो एक बहुत ही बड़े वाले बेबी फेस हैं, तो इस हिसाब से बाकी जो अभी मैच डिस्कस किए मैं उससे ज़्यादा तो इसके लिए हाइप दूँ, बट ये नहीं कि बहुत कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। बट मुझे लगता है कि जैसे बैड बनी वाले मैच से फैंस ने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो रेसलमेनिया में जो हुआ था फिर अचानक से उन्होंने कुछ कमाल कर दिया था, तो अब हर एक सेलिब्रिटी के ऊपर ना एक तरीके से प्रेशर हो गया आयुष की उससे बढ़िया डिलीवर करना ही है। आई थिंक यस। और लास्ट ईयर भी हमने लोगन पॉल को रेसलमेनिया में देखा था, तो मैं इससे कुछ खास एक्सपेक्टेशन रख भी नहीं रहा हूँ, तो हो सकता है कि एट दी एंड ये थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए इससे थोड़ी हमारी रेसलमेनिया में। लेकिन आई डोंट नो इतने सारे टैग टीम मैचेस क्यों मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हम ऑलरेडी 2 डिस्कस कर चुके हैं और अगला भी स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स मैच, नाकामुरा एंड रिक बूग्स अगेंस्ट द ऊसोस। एंड यहाँ पे जितना कि मैं एक टाइटल चेंज देखना चाहूँगा, आई डोंट थिंक सो कि WWE कुछ भी ऐसा प्लान कर रही है। और जहाँ तक एक्साइटमेंट की बात है, नहीं, मेरे हिसाब से तो सिंपल सी बात है। देख ऊसोस के पास तक चैंपियनशिप एटलीस्ट तब तक तो रहनी चाहिए जब तक रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप है, जिसके बारे में अभी बात करेंगे। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि जो एक्साइटमेंट है ना इस मैच के लिए, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक रेसलिंग वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैच होगा, क्योंकि लास्ट के कुछ हफ्तों में पहले मेरा रिक बूग्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा था कि भाई ये कौन आ गया, लेकिन आई थिंक उन्होंने पिछले कुछ 1-2 महीने में काम करा है अपने कैरेक्टर के ऊपर और धीरे धीरे आजकल वो जो मिलिट्री प्रेस मारते हैं वो तो ज़्यादा पसंद नहीं आ गई तेरे को? नहीं, मतलब ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि उनका कैरेक्टर से फाइनली मैं कुछ तो एटलीस्ट रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये बंदा कौन है, मुझे पता तो है। तो उसके मूव्स वगैरह नाकामुरा के साथ जो उनकी सेटिंग बिठाई है, मतलब थोड़ा ओवरऑल एज ए डुओ अच्छा लग रहा है। क्या ये टाइटल्स जीतेंगे? आई डोंट थिंक सो, लेकिन एक्साइटमेंट ठीक है। मतलब बाकी के जो हमने टैग टीम्स बात करी, न्यू डे वाले मैच की बात करी और लोगन पॉल वाले, आई थिंक तीनों टैग टीम मैचेस में से इस मैच के लिए प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऑन नाइट 1। हाँ, क्योंकि नाकामुरा और रिक बुक्स की जो जोड़ी भी है ना, रिक बुक्स पहले ऐसा लगता था कि साइड किक है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है भाई वो मेन सीन में आ रहा है, तो WWE ने वो चीज़ अच्छी करी है, तो इसलिए इसकी एक्साइटमेंट ज़्यादा है। बट रिसेंटली रॉ पर कुछ ऐसा हुआ जो रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के मैच को हमको देखने के लिए और भी ज़्यादा ऐसे वो बनाता है क्यूरियस। बियांका ब्लेयर वर्सेस बेकी लिंच, भाई बाल ही काट दी, और अभी मैं देख रहा था बेकी लिंच तो नए हेयर स्टाइल के साथ आ रही है। बिल्कुल, बेकी लिंच जो है अपना उनका नया हेयर स्टाइल इंस्टाग्राम पे तो बिल्कुल अलग सा ही दिख रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ देखने के लिए कि बेकी का आखिर गेयर क्या होने वाला है रेसलमेनिया के लिए, और उन नए बालों के साथ मतलब कैसे बेकी अपना वो क्रिंज कॉस्ट्यूम पहन के मतलब बढ़िया लगने वाली। आई डोंट नो क्या होने वाला है, बट आई थिंक ये एक हेयर वर्सेस हेयर मैच हो सकता था इजीली, जो कि WWE कर नहीं रही है। दोनों वुमेन्स मैच में मुझे ऐसा लग रहा है स्टिपुलेशन होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। और रोहित, एक और इससे भी वियर्ड चीज़ ये है कि दोनों वुमेन्स टाइटल मैच सेम शो के ऊपर हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक बेकी वर्सेस बियांका डेफिनेटली मुझे सेगमेंट बहुत पसंद आई। उससे पहले जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मल था, क्योंकि आई थिंक इन दोनों की फ्यूड हम पहले भी देख चुके हैं, तो उतना कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो रॉ में हुआ है इस बार गो होम शो में, उसके बाद डेफिनेटली थोड़ा पर्सनल इसको बनाया। नहीं, रेसलमेनिया का अगर टाइम चल रहा है तो हम चाहते हैं कि बिल्ड में फ्यूड में कोई तो ऐसे एलिमेंट हो ना जो अलग लगे, ऐसा लगे कि रेसलमेनिया की बिल्ड है। और मेरे ख्याल से वो बाल काटने वाला सीन WWE ने बहुत अच्छी तरीके से पुल ऑफ किया, और बेकी लिंच और बियांका ब्लेयर ने वहाँ पर सही काम किया ही था। तो पहले मेरी एक्साइटमेंट नहीं थी, मैं नहीं सोचा था कि हाँ ये मैच भी कुछ होने वाला रेसलमेनिया के अंदर, बट डेफिनेटली उस वाले सेगमेंट के बाद अब मेरी नज़रें इसके ऊपर ज़रूर है। बट अगर मैं दूसरी तरफ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप मैच की बात करूँ, रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर, यार आयुष मेरा इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा है इस मैच के लिए। बिल्कुल इसको तो लोग मेन इवेंट में करने के लिए बोल रहे हैं, बट मेरे को दूर दूर तक नहीं आ रही है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक सेकंड के लिए क्या मैं इनको पसंद करने लगा हूँ, और फिर नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पे मैंने रोंडा राउजी को प्रोमो सुन लिया जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो मेरा मैच होने वाला है रेसलमेनिया में होगा फॉर द विमेन्स स्मैकडाउन चैंपियन। और मैं मतलब बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि उन्होंने उस टाइम बोला क्या। तो वैसे ही मैं अभी भी एक्साइटमेंट, आई थिंक अगर इस मैच को सबमिशन मैच बनाया जाता तो एटलीस्ट मैच अच्छा हो सकता था कुछ उसमें, क्योंकि पूरी स्टोरी लाइन ही इसके अराउंड है कि भाई कौन किसको सबमिट कराएगा। पर मैच तब भी एट दी एंड अगर शार्लेट फ्लेयर नेचुरल सिलेक्शन लगा के जीत गई तो फिर वो सबमिट वाली बात ही कहाँ पे। तो आई डोंट नो कि यहाँ पे WWE क्या करेगी। एक अच्छी बात यह है कि इस शो पे और बेटर चीज़ें हैं जो मेन इवेंट में जाने वाली हैं, एंड आई होप कि ये मैच जो है वो मेन इवेंट ना हो। लेकिन WWE के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आई थिंक अगर 2 विमेंस चैंपियनशिप मैच हैं तो मे बी एक शो के बीच में कहीं पे होगा, एक शो को स्टार्ट करेगा।
और अगर मैं रॉ स्मैकडाउन विमेंस टाइटल मैच को कंपेयर करूं, आई थिंक डेफिनेटली रॉ विमेंस टाइटल मैच इस समय रोहित मेरे को ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है। लेकिन इसके अलावा जो दो चीज़ें बची हैं वो आई थिंक मेन जो है अट्रैक्शन है नाइट 1 की, और उसमें से जो पहला है मैं इसके बारे में पहले बात करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ द केविन ओवन शो विद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। मतलब केविन ओवेंस ने अकेले रोहित अपने बल पे इस पूरी चीज़ को बिल्ड किया और क्या कमाल का किया है। ये चीज़ केविन ओवेंस के साथ प्रूव हो चुकी है कि जब भी तुम उस बंदे को सही जगह पर सही बुकिंग पर रखोगे, अभी रिसेंटली तो नहीं, 1 साल पहले जब उनकी रोमन रेंज के साथ फ्यूड थी, केविन ओवेंस कमाल के लग रहे थे। जब उनको उस सीन से बाहर कर दिया तो वो बंदा नॉर्मल सा लगने लगा। लेकिन जब अगेन उसको तुम ऐसी जगह पर लेकर आते हो जहाँ पर फैंस की आई बॉल्स होने वाली हैं, तब मौकों पर केविन ओवेंस डिलीवर ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और भाई रॉ के एपिसोड में जो वो स्टोन कोल्ड बन के आए थे ना, मैं लास्ट टाइम की सेगमेंट को देख के इतना हंसा था, मुझे नहीं पता इतना पिस ऑफ केविन ओवेंस ने कैसे कर दिया क्राउड को, ये मेरी अभी भी समझ के बाहर है। और अभी तो ये आयुष यहाँ पर देखने वाली बात है कि स्टोन कोल्ड अभी तक आए भी नहीं है, अकेले अपने दम पे सिर्फ स्टोन कोल्ड के नाम से। बिल्कुल। और आई थिंक कि जब केविन ओवेंस ने वो चीज़ करी ना रोहित की, पहले तो ऑस्टिन के म्यूजिक पे आए तो लोगों को लगा ऑस्टिन, लेकिन सेकंड टाइम भी जब ऑस्टिन का म्यूजिक बजा तो मैं लिटरली सोच रहा था कि अब तो ऑस्टिन आने वाले। तो मतलब वो जो काम किया, ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि भाई हमको तो पता था, लिटरली मुझे उस समय पे लग रहा था कि ऑस्टिन ही है सेकंड टाइम, बट केविन ओवेंस ने मुझे भी फूल कर दिया है, जो कि हम लोग इतने समय से WWE देख रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीक आके जो प्रोमो उन्होंने कट करा कि भाई मैं ऑस्टिन की रिस्पेक्ट पूरी करता हूँ, लेकिन अगर उसने कोई भी कोशिश करी अगेंस्ट जाने की मेरे, तो भाई डेफिनेटली मैं उसको स्टनर मारूंगा। ये पासिंग द टॉर्च मोमेंट है, और चुपचाप ऑस्टिन को जो मुझे है वो अपनी स्टनर जो है अब गिफ्ट कर देना चाहिए एट रेसलमेनिया, क्योंकि यहाँ पे कोई मैच नहीं है रोहित। इसलिए मैं थोड़ा प्रेडिक्शंस की साइड जाऊंगा कि क्या लगता है कि इस का एंडिंग क्या होगा, कि एक्चुअल स्टोन कोल्ड एक मैच में कन्वर्ट होगा या क्या वो लड़ेंगे रेसलमेनिया में। देख ऐसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन पहले भी आए हैं, बहुत बार उन्होंने स्टनर लगाए हैं, बट इस बार हमको ये भी सुनने को मिला रिपोर्ट्स में कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब भाई तुम अगर सिर्फ लगाने ही एक स्टनर आए हो या 2 या 3, अरे 2-3 स्टनर तो ऐसे खाना पीना खाने जैसे ही है स्टोन कोल्ड के लिए, वो मिकमैन फैमिली को ही ठोक के चले जाते हैं। तो यार यहाँ पे ये केओ शो से तो बहुत ज़्यादा ये बात तो तय है, क्योंकि केविन ओवेंस ये भी कह रहे थे कि भाई अगर तू मेरे सामने फाइट प्रेजेंट करने आया तो ये तेरी गलती होने वाली है। तो आई थिंक शायद मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट मेरी अंदर से फीलिंग यही कह रही है कि ये एक मैच में ही कन्वर्ट होने वाला है, भले ही शॉर्ट मैच हो बट मैच में ही कन्वर्ट होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। काइंड ऑफ जैसे रेसलमेनिया 32 में रॉक लड़े थे, लेकिन सबको लग रहा था वो रॉक का मैच है, लेकिन वो था मजाक। लेकिन आई थिंक अगर रोहित एक मैच के अंदर कन्वर्ट होता है, क्या ये मेन इवेंट में होना के मतलब इसको डिजर्व करता है? क्योंकि ऑब्वियसली अगर टेक्सास के अंदर रेसलमेनिया तो WWE चाहेगी कि ऑस्टिन एंड करें उस शो को नाइट 1 पे, ताकि लोग बिल्कुल खुश जो हैं उस शो से वापस जाएं। लेकिन अगली चीज जो है वो भी डेफिनेटली WWE इसको कंसिडर कर सकती है, लेकिन टक्कर में यार एक और चीज है ना, सेथ रॉलिंस का मैच जो कि होगा विंस मैकमैन की पसंद का, ये जब से WWE ने किया है तब से ऐसे दिमाग में और क्वेश्चन आ रहा है कि मेन इवेंट कौन होगा। बट अभी मेन इवेंट के बारे में थोड़ा सा देर में बात करेंगे, पहले सेथ रॉलिंस के इस अपोनेंट की बात करते हैं। भाई अभी तक हम बड़े खुशियों में थे कि कोडी रोड्स होने वाले हैं, बट रिसेंटली जो रिपोर्ट आई शेन मैकमैन, कैन यू इमेजिन अगर सेथ रॉलिंस के अपोनेंट शेन मैकमैन निकलते हैं तो इससे पहले कि रोहित आगे कुछ भी बोले, मैं बताना चाहता हूँ कि कौन रेसलमेनिया 38 में सेथ रॉलिंस का अपोनेंट नहीं होने वाला। वीर महान, शेन मैकमैन, रॉब वैन डैम, स्कॉट स्टाइनर और जॉन सीना, ये 5 लोग, क्योंकि सेथ रॉलिंस ऑलरेडी इनकी जिफ डाल चुके हैं अपने ट्विटर पे। अब अगर शेन मैकमैन एक्चुअली अपोनेंट है सेथ रॉलिंस के, तो आई डोंट नो कि कैसे रिएक्ट करेगी WWE यूनिवर्स, बट डेफिनेटली एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। जॉन सीना को कोई चांस नहीं है। वीर महान पहले ही अनाउंस्ड है कि रॉ पे आएंगे, जो कि एक फाइनली अपने आप में एक रेसलमेनिया मोमेंट है। और उसके बाद स्कॉट स्टाइनर तो एक दिन पहले ही भाई हॉल ऑफ फेम में जा रहे हैं, तो वो वापस क्या अगले दिन ही रिटायरमेंट से बाहर आ जाएंगे? मतलब आई डोंट नो। तो मतलब ऑप्शन ज्यादा है नहीं, चल तूने इन सुपरस्टार्स का नाम ले लिया कि नहीं आएंगे, बट ऐसा तो नहीं है कि फैंस की डिसअपॉइंटमेंट एक नेक्स्ट लेवल पर ही ले जाने के लिए WWE जानबूझ के सेथ रॉलिंस की चीजें हाइप करके फिर रेसलमेनिया में ऐसा दिखा दे कि भैया हमने तुम्हारा पोपट कर दिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी हमेशा फैंस को खुशी रखना हो, क्या पता दुखी भी करना हो। और हम सुन रहे थे लास्ट टाइम कि विंस मैकमैन अपने बेटे को उन्होंने कंपनी से बाहर निकाल दिया, तो मे बी वो बेइज्जती उनके लिए काफी नहीं थी, तो शेन को वापस बुला के उनको रेसलमेनिया पे थोड़ा वीक दिखा के उनको पैसे भी देके फिर वहाँ पे अगर कोडी को लाया जाए, तो आई थिंक रोहित दिस इज अ गुड आइडिया एक्चुअली। क्योंकि इन सारों में से शेन मैकमैन फिर बिलीवेबल लग रहा है, क्योंकि शेन आएगा शायद लोग उनके लिए चीयर करेंगे।
फिर उसके बाद लेकिन क्या मतलब सेथ रॉलिंस शेन मैकमैन को डिफीट कर दे और विंस बाहर आए और कहे ये तुम्हारा अपोनेंट नहीं था कैसे, या फिर शेन मैकमैन को कोई डिस्ट्रॉय कर दे, कैसे वो प्ले आउट करेगा? बिकॉज आई थिंक कि अगर शेन मैकमैन का यहाँ पर रोल है तो पर्सनली मुझे नहीं लगता यार ये मैच होने वाला है। मेरा तो ओपिनियन ये है कि कोडी रोड्स यहाँ पर होंगे, बट ये भी घुमा फिरा के हमको सारी चीजें बताई जा रही हैं। क्योंकि पहले हमने ये भी रूमर सुने थे कि कोडी रोड्स को प्लान कर लिया गया है फॉर नाइट आफ्टर रेसलमेनिया, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो रूमर्स ट्रू हैं। उस समय भी मैंने विश्वास नहीं करा। और रोहित, क्योंकि हम मेन इवेंट पे आने वाले हैं, हम नाइट 1 के उसके बाद नाइट 2 पे हम जाएंगे, आई थिंक कि क्योंकि यहाँ पे कोडी रोड्स आने वाले हैं, और ये बात मैंने अपनी वीडियो में बोली थी, AEW से बंदा WWE में आ रहा है, पहली बार ऐसा हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ रेसलिंग। अगर WWE इस पॉइंट पे दिखाना चाहती है कि भाई हम इस बंदे को अब बिल्कुल अलग तरीके से एज द टॉप स्टार बुक करेंगे, तो उनको यहाँ पे एक स्टेटमेंट देनी चाहिए बाय बुकिंग कोडी रोड्स इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया। आई डोंट थिंक उससे बड़ी कोई मोमेंट है। हाँ देखो, सिंपल सी बात है, केविन ओवेंस स्टोन कोल्ड का सेगमेंट गारंटीड अच्छा होने वाला है, लेकिन अगर इससे कुछ मेजर है WWE के पास सेथ रॉलिंस वाली चीज में करने के लिए, तो फिर नो डाउट मुझे लगता है WWE जाएगी और जाना चाहिए उनको सेथ रॉलिंस वाली चीज के साथ ही। और मेरे ख्याल से फिर अगर वो रेसलमेनिया का मेन इवेंट होगा तो वो सही चीज रहेगी शो को रैप अप करने के लिए। और तेरी बात भी बहुत सही है यार कि कोडी रोड्स को मतलब WWE को एक स्टेटमेंट भी तो देना है कि नहीं, अगर बंदा गया कंपनी से, हमको इसकी वैल्यू पता चली, हमें इसे वापस लेकर आया, हमने इसे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में बुक किया है, तो आई थिंक मतलब सोचना बंदा सालों बाद आ रहा है सीधा रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। तो उस हिसाब से और मैं बस यही सोचूंगा कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि लोग खुश हो रहे हैं कोडी आ गया फाइनली वापस, उसके बाद मैच हुआ एंड सेथ रॉलिंस डिफीट्स कोडी रोड्स। वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर उसके बाद जो मजाक बनेगा वो आई डोंट थिंक कि WWE के लिए जाएगा। लेकिन मैं नाइट 1 को बहुत ही घटिया मैच से स्टार्ट किया था, सॉरी गाइस उसके लिए, लेकिन नाइट 2 पे अब हम जा रहे हैं, उसको मैं घटिया मैच से नहीं स्टार्ट करूंगा। ह्यूज मैच, ड्रीम मैच, AJ स्टाइल्स वर्सेस एज, बस इतना ही बोलूंगा मैं रोहित। इसके बाद क्या कहना है इस मैच के बारे में? मैं सही बता रहा हूँ, ये मैच जब से WWE ने ऑफिशियल किया है, मेरी WWE से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम इसका बिल्ड अच्छा करो ना करो, तुम इसमें हमको बड़े बड़े सेगमेंट दिखाओ या फिर ना दिखाओ, मेरे को सिर्फ रेसलमेनिया में मैच चाहिए, क्योंकि मुझे पता है इनकी इन रिंग केमिस्ट्री ही इतनी अच्छी होगी ना। मैं सिर्फ रेसलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ यार, रेसलिंग के साथ साथ भी मैच को चलाना कैसे होता है इन सुपरस्टार्स को अच्छे से पता है। ये मैच के अंदर ही स्टोरी लाइन प्ले कर सकते हैं, जैसे हमने रोमन रेंज को देखा है। अब रोमन रेंज का एग्जांपल मैं इनके लिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ रोमन रेंज की बात से रिलेट करें, लेकिन एज और AJ स्टाइल्स का मैच यार इतना कमाल का होने वाला है। और ऊपर से हमने वैसे भी इनकी बिल्ड के हिसाब से देखा जाए तो ज्यादा बड़ी चीज देखी कहाँ है, एज अपना एक नया कैरेक्टर लेकर आ गए जो उनके लिए हाँ कह सकते हैं एक उन्होंने बहुत ही अलग चीज कर दी। उसके बाद हमने प्रोमोज के अंदर ही सारी बातें देखी हैं। और इंटरेस्टिंगली आयुष, हमको तो ये लग रहा था कि एज एक तगड़ा वाला फेस होगा और AJ स्टाइल्स हील, बट हील होंगे, लेकिन WWE ने बेसिकली डबल टर्न करा है। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसके लिए तो क्या ही बोले यार, तुम ये समझ लो, तुम बस जाओ चुपचाप जाके इस मैच को देखो और अपनी टीवी स्क्रीन से हिलना मत, बस मैं तो यही कहूंगा ज्यादा से। आई थिंक क्योंकि ये मैच सेकंड नाइट के मेन इवेंट में हो नहीं सकता, तो मैं इस मैच को एक्चुअली ओपनर रखूंगा एट रेसलमेनिया नाइट 2, ताकि लोग बिल्कुल पागल हो जाएं। एंड आई होप, लास्ट टाइम हमने एक्सपेक्ट करा था नाकामुरा वर्सेस स्टाइल्स ड्रीम मैच, और उतना ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे वो नहीं उतरा था, लेकिन दिस आई थिंक इज़ गोइंग टू बी ग्रेट, क्योंकि एज जब से वापस आए हैं रोहित, आई डोंट थिंक कि कोई भी मैच में उन्होंने डिसअपॉइंट करा है, तो एज से हम वो उम्मीद रख सकते हैं। और भले ही जबकि आई डोंट थिंक कि ये एज का बेस्ट हील वर्जन ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग मुझे पसंद आया, एंड दिस मैच इज़ डेफिनेटली ड्रीम मैच। नेक्स्ट मैच जो कि आई थिंक ये पहले रूमर हुआ था कुछ दिन पहले और फिर ऑफिशियल भी कर दिया गया, ओमोस वर्सेस बॉबी लैशली, एक और अनडिफीटेड सुपरस्टार है। क्या यहाँ पे बॉबी लैशली का चांस है रोहित एक्चुअली जीतने का? मेरे को तो ये लगता है यार कि ओमोस और बॉबी लैशली का अगर मैच हो रहा है रेसलमेनिया के अंदर, तो यहाँ पे दोनों साइड WWE के पास विन विन वाली सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। ओमोस जीते तो वो ठीक चीज़ है, बट बॉबी लैशली हार गए, बॉबी लैशली जीते ओमोस हार गए, तो ये मेरे ख्याल से कार्ड के ऊपर बड़ा मैच दिख रहा है। बट WWE ने इस मैच को बुक करा के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी सी मार ली है। डेफिनेटली, और आई थिंक हो सकता है कि यहाँ पे ओमोस ही जीते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर ओमोस हारते हैं तो फिर वही बात है कि भाई इसको तो पुश मिल रहा था, बॉबी लैशली को कैसे हरा दिया। नहीं, फिर नोट करने वाली बात ये कि अगर तुझे लगता है कि ओमोस जीत रहा है, तो फिर बॉबी लैशली इस तरीके से आके रेसलमेनिया से एक हफ्ते पहले ऐसे डोमिनेटिंग दिखा के फिर उसको हरा दिया, तो बॉबी लैशली भी तो भाई जब लास्ट टाइम गया था WWE से, तो वो WWE चैंपियन था, उसको एलिमिनेशन चेंबर में इंजरी की वजह से ऐसा आना पड़ा। तो तेरे को ऐसा लगता है कि ओमोस को बड़ा दिखाने के लिए बॉबी लैशली का बस अगर मेरी पर्सनल चॉइस होती तो मैं बॉबी लैशली को जितवाता, क्योंकि आई नो कि फ्यूचर में एटलीस्ट वो कुछ बेटर स्टोरी लाइन में डाला जा सकता है। ओमोस से पर्सनली मैं कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, तो आई थिंक कि ये जबकि बात बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि WWE फर्स्ट चुकी है कि किसको जितवाना है, तो इंटरेस्टिंग ही है काइंड ऑफ इस मैच में देखना कि एक्चुअली जीतेगा कौन। लेकिन
नेक्स्ट मैच जहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है रोहित, कुछ तो अनोखा WWE करेगी क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इसको बिल्ड करा जा रहा है। एनीथिंग गोज मैच, सैमी ज़ेन वर्सेस जॉनी नॉक्सविल। मेरे को तो सैमी ज़ेन का कैरेक्टर जब टेलीविजन के ऊपर आता है तो हमेशा वो किसी भी चीज़ से वो फैंस को एंटरटेन कर सकता है, और उनको यहाँ पर जॉनी नॉक्सविल जैसा ऐसा बंदा मिला है जो कि क्या कर सकता है रिंग के अंदर, उसके बारे में हमको ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, हमने ज़्यादा उनके बारे में कोई चीज़ें देखी नहीं है। तो मेरे ख्याल से जैसे नाइट 1 के ऊपर वो लोगन पॉल वाला मैच है ना, कि मैच में अच्छी चीज़ें होंगी, एंटरटेनिंग होंगी, मेरे ख्याल से नाइट 2 के ऊपर वो जॉनी नॉक्सविल और सैमी ज़ेन वाला मैच है। सैमी ज़ेन कैरी करने वाले मैच को, मुझे ये तो पता है, लेकिन जॉनी नॉक्सविल के आने से एक अलग फ्लेवर उसमें आ रहा है, और एनीथिंग गोज वाली स्टिपुलेशन है, तो फिर एनीथिंग गोज में तो भैया कुछ भी मतलब हो सकता है। मे बी जॉनी नॉक्सविल अपने एंडलेस हैं। जो भी उनके अपने जैक एस वाले सारे वेपन्स हैं या फिर जो भी स्टंट बाइक है, कुछ भी कुछ ना कुछ, मतलब ये मैच उस मोमेंट के अराउंड ही बना होगा कि हाँ कुछ बड़ा होगा, या तो सैमी ज़ेन उस बड़ी मोमेंट से जीतेंगे या नॉक्सविल, दोनों में से कुछ होगा, तो इसके लिए भी है एक्साइटमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं जो अपना आखिरी ऐसा मैच है, एक और सेलिब्रिटी कमेंटेटर, पैट मैकफी वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी, और इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि जेन्युइनली मैं इस मैच के लिए इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि पहली बात मुझे पैट मैकेफी बहुत पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ जो ऑस्टिन थ्योरी की रोहित बुकिंग रही है, ऐसा लग रहा है कि जेन्युइनली WWE केयर कर रही है कि हाँ इस बंदे को बिल्ड करना है। हाँ, ये बात तो हमको इसी से पता चल गई थी कि विंस मैकमैन के साथ ऑस्टिन थ्योरी को सेगमेंट मिल रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ा तो कुछ है। तो पैट मैकेफी ऑस्टिन थ्योरी जो है विंस मैकमैन का नया ऐसा, वो खुद ही कहते हैं भैया मैं तो चेला हूँ विंस मैकमैन का, मेरे साथ तो अभी कुछ बड़ा होने वाला है। बट अगर मैं एक बार तेरे से थोड़ा सा बोलूँ कि तुझे अगर किसी की तरफ झुकना होगा तो क्या लगता है कि मैच में जीत कौन रहा है? क्योंकि मैं बड़ा कंफ्यूजन इसको लेके, पैट मैकेफी हारेंगे कैसे, क्योंकि भाई बंदा लड़ता ही कम है, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी भी कैसे हार सकते हैं? आई थिंक कि ऑस्टिन थ्योरी को यहाँ पे जीतना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार फिर से सेम बात ये आती है कि रेसलमेनिया के बाद पैट मैकेफी फिर से एक बार कमेंट्री टेबल पे जाके स्मैक डाउन के लिए काम करेंगे, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी तो तब भी किसी स्टोरी लाइन में अगर उनको आगे जाके यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए बैलर से या किसी से भी लड़वाना है तो उसके लिए उनको रेसलमेनिया में एक विक्ट्री देनी ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि पैट मैकेफी को ये विक्ट्री आगे किसी भी वे में हेल्प करेगी, क्योंकि वो एक फुल टाइमर रेसलर तो है नहीं, तो इस वजह से आई विल एक बार फिर से ऑस्टिन थ्योरी की तरफ मैं झुकूंगा। और दूसरा रीज़न ये है रोहित की फिर से वो विंस मैकमैन के साथ हैं, तो अगर फ्यूचर में और आगे भी ऑस्टिन थ्योरी को अपॉर्चुनिटीज़ देनी है तो विंस वाली स्टोरी लाइन कंटिन्यू करी जा सकती है, और मे भी क्या पता अगर इसको लॉन्ग टर्म में बुक करा जाए तो ऑल द वे टू द मेन इवेंट ऑस्टिन थ्योरी को विंस मैकमैन ही ले। अभी भी बात करते करते मुझे याद आया, हम शेन मैकमैन की बात तो कर रहे हैं कि वो रेसलमेनिया में शायद अपीयर हो सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि शेन मैकमैन यहाँ पे इन्वॉल्व हो, कि शेन मैकमैन विंस से आके बोले कि बेटा नहीं पापा तेरा बेटा तो मैं हूँ, तो ऑस्टिन थ्योरी पे लट्टू क्यों हो रहा है? हो सकता है कुछ भी है ना। आई थिंक क्योंकि रूमर्स आ रहे हैं कि रेसलमेनिया 38 के लिए शेन को बुलाया जा रहा है, तो सीधा ये है कि ओ माय गॉड क्या वो सेथ के अपोनेंट है, लेकिन यहाँ पे भी उसको डेफिनेटली यूज करा जा सकता है। हाँ, तो क्योंकि हमने ये भी तो सुना था कि ऑस्टिन थ्योरी और शेन मैकमैन का मैच करवाने का भी WWE का प्लान था रेसलमेनिया के लिए, तो क्या पता कुछ हो यहाँ डेफिनेटली। और आई थिंक कि ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो मैं भूल गया था कि पहले रिपोर्ट से ही आ रही थी, फिर उसके बाद शेन मैकमैन को रॉयल रंबल से भेज दिया तो ये मैच कैंसिल हो गया। लेकिन रोहित अभी तक हमने जो मैचेस डिस्कस करे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नाइट 2 में ज़्यादा सरप्राइजेस का चांस है, और ये हम लास्ट पॉइंट अपने पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन द नेक्स्ट मैच इज फेटल 4-way फॉर द WWE विमेंस टैग टीम टाइटल्स। शेना बेजलर, नटालिया, लिव मॉर्गन, रिया रिप्ली, नाओमी, साशा बैंक्स, कार्मेला एंड क्वीन ज़ेलिना वेगा। इसमें सिंपल मेरा क्वेश्चन है, क्या एक टाइटल चेंज होगा या फिर नहीं? टाइटल चेंज होना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी टीम्स को इसमें डाला है। आई थिंक WWE क्या करेगी, सिंपली स्टार पावर उनको नज़र आ रही है साशा बैंक्स वाली टीम में, क्योंकि वहाँ पर साशा बैंक्स खुद हैं और नाओमी है, तो फिर WWE शायद इसमें टाइटल चेंज कर देगी। लेकिन क्या विश हम अब नेक्स्ट मैच की तरफ बढ़ें, क्योंकि इसके बारे में मुझे लगता है कम बात करें, क्योंकि हाँ ऑलमोस्ट ये मैच हम ऑलरेडी रॉ में देख चुके हैं भाई। 8 विमेन टैग टीम काइंड ऑफ सेम मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मैच पे एक मल्टी टैग टीम मैच है, ट्रिपल थ्रेट फॉर द रॉ टैग टीम टाइटल्स। स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस अल्फा अकेडमी वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड रिडल आरके ब्रो। ये काफ़ी गए थोड़ा मतलब रोहित है कंफ्यूजिंग मेरे लिए, क्योंकि पहले आरके ब्रो टाइटल हारे, फिर उसके बाद रेसलमेनिया से पहले जीते, लेकिन तब हम प्रिडिक्ट कर रहे थे क्या रैंडी ऑर्टन और रिडल का वो ब्रेकअप वाला पॉइंट आएगा, लेकिन WWE ने उनको वापस टाइटल दे दिया। क्या रेसलमेनिया वो मोमेंट है? मुझे तो सिंपली इसके बारे में ये लगता है कि रैंडी ऑर्टन और रिडल के पास तब तक चैंपियनशिप रहनी चाहिए जब तक WWE उनको स्प्लिट करने का प्लान ना करे। और अभी भी मेरे दिमाग में पॉइंट आया कि लोगों को लग रहा होगा कि अल्फा अकेडमी शायद ना जीते, स्ट्रीट प्रॉफिट्स ना जीते,
लेकिन उनके जीतने का रीजन खुद रैंडी ऑर्टन और रिडल हो सकते हैं, क्योंकि WWE बड़े मोमेंट्स कहाँ क्रिएट करना चाहती है, बड़ी स्टेज के ऊपर, और रेसलमेनिया ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल। तो क्या पता यहीं पर WWE सोच हो कि नहीं, रेसलमेनिया में हम इनका ब्रेकअप करेंगे, ना कि रेसलमेनिया से पहले ब्रेकअप करके रेसलमेनिया में मैच करें। तो शायद ये एक स्पॉट, एक ऐसे स्टेज हो सकता है जहां पर रैंडी ऑर्टन और रिडल का ब्रेकअप हो रहा है, तो डेफिनेटली टाइटल चेंज। और अगर मुझे किसी एक टीम को देना हो तो यार स्ट्रीट प्रॉफिट्स का रेन बहुत बकवास लगा था मुझे पहले, तो मैं तो अल्फा अकेडमी को देखना चाहूंगा, और क्योंकि वो शूश करना मुझे तो चैरिटेबल का बहुत पसंद आ रहा है। और आई थिंक कि अल्फा अकेडमी को जितना भी हमने स्टार्टिंग में सोचा था उससे ज़्यादा ही वो ओवर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ उनका हम क्रेडिट देंगे कि भाई हाँ, गेबल और ओटिस ने बढ़िया काम किया है। लेकिन रोहित, मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट टेक लेना चाहता हूँ। आई थिंक कि रैंडी ऑर्टन और रिडल को अपने टाइटल्स रिटेन करने चाहिए रेसलमेनिया, जबकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है, लेकिन नाइट आफ्टर रेसलमेनिया मेरे हिसाब से किसी नई टैग टीम को या फिर कोई नए अपोनेंट्स आके रैंडी ऑर्टन और रिडल को कन्फ्रंट करें, वो चैलेंज करें उनको टाइटल्स के लिए, और रॉ में जो है वो ऑर्टन और रिडल टाइटल हारें, और उसके बाद यहाँ पे जो है रैंडी ऑर्टन टर्न कर जाए ऑन रिडल। आई थिंक क्योंकि नाइट आफ्टर रेसलमेनिया के लिए भी हमने देखा है बहुत बार ऐसे टर्न्स जो हैं वो यूजुअली नाइट आफ्टर रेसलमेनिया। हाँ, ये भी सही चीज़ है, क्योंकि यहाँ तो बड़ा मोमेंट क्रिएट करने की बात हो रही है ना, तो रेसलमेनिया तो बड़ी स्टेज है ही, लेकिन रॉ आफ्टर रेसलमेनिया में भी WWE बड़ी चीज़ें करती है, और हमने बहुत बार देखा है ना ऐसे। अब मैं ऐसे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मेरे को याद आ रहा है बहुत बार ऐसे हुआ है कि रेसलमेनिया के अंदर तो बंदा चैंपियनशिप रिटेन कर जाता है, लेकिन उसके अगली नाइट को वो हार जाता है, तो वो बड़ा शॉकिंग लगता है कि यार बंदा रेसलमेनिया में जीत गया और रॉ में नहीं जीत पाया। तो ये भी एक सही चीज़ हो सकती है, एक सही पॉइंट बोला वैसे तूने। डेफिनेटली। और ये सारे मैचेस डिस्कस करने के बाद रेसलमेनिया के एंड में, और यहाँ पे हमें कोई डाउट नहीं है कि ये मैच होने वाला है मेन इवेंट, दी मेन इवेंट फॉर रेसलमेनिया, और कितना कुछ रोहित यहाँ पे लगा है। द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम, विनर टेक्स ऑल, टाइटल यूनिफिकेशन, चैंपियन वर्सेस चैंपियन, इतना कुछ है एक सांस में बोलना मुश्किल है। ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन वर्सेस यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस। और पूरा हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं जाने की जरूरत, क्योंकि गाइज मैं बोलना चाहता हूँ ऑलरेडी इससे पिछला वाला जो एपिसोड है इस मैच के ऊपर ही था पूरा, तो अगर आप उस पर हमारे थॉट्स डिटेल में जानना चाहते हैं उसको जाके आप सुने। लेकिन एक्साइटमेंट वाइज रोहित, क्या यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है जिसके लिए फॉर रेसलमेनिया? बिल्कुल, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर ना सिर्फ कार्ड के ऊपर एक बड़ा मैच लग रहा है मेन स्ट्रीम वाली ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि एक्चुअल में जो रेसलिंग को देखते हैं वो भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अब बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर ऐसे तो दिख जाएंगे लोग कि वो कह रहे हैं हम इस मैच के बारे में केयर नहीं करते, बट अगर वो एक बार अपने आप से दिल से पूछे कि क्या सच में वो इस मैच के बारे में केयर नहीं करते, क्या ये सच में रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के पुराने वाले मैचेस की तरह ही है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। स्टोरी लाइन डिफरेंट है, कैरेक्टर अलग है, पॉल हेमन का तड़का है, टाइटल यूनिफिकेशन वाली चीज़ें, तो यार एक्साइटमेंट तो इसकी है। बट वही बात है कि बिगेस्ट रेसलमेनिया मैच, ग्रेटेस्ट मैच, मेन इवेंट का सबसे बड़ा मैच, इतने सारे जब इसको टैग दे दिए तो इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, तो क्या ये उस एक्सपेक्टेशन के ऊपर डिलीवर कर पाएगा, ये मेरे दिमाग में बस एक डाउट है। डेफिनेटली। और आई थिंक कि जो चीज़ मेरे को इस मैच में सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रही है वो ये है कि इस मैच का रिजल्ट आगे जो है वो WWE का फ्यूचर कैसे चेंज करेगा। क्या ब्रांड स्प्लिट खत्म होगा, फिर से 2 टाइटल हो जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे रोमन रेंस आई थिंक 50% कह सकते हैं, ब्रॉक लेसनर 50%, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है कौन जीतने वाला है। और मैं दोनों, आई डोंट थिंक रोहित कि हम अगर ब्रॉक या रोमन में से कोई भी जीतता तो बोलेंगे कि ये क्या कर दिया, ये क्यों कर दिया। मे बी अगर उस मैच की एंडिंग थोड़ी ऐसी है कि हम कहें क्या बेकार एंडिंग थी, लेकिन दोनों में से कोई भी विनर रहे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके बाद आखिर WWE क्या करेगी, रॉ और स्मैकडाउन के साथ क्या होगा, आई थिंक उस वजह से हम ज्यादा इस मैच में एक्साइटमेंट ले रहे हैं। मतलब नहीं, मेन चीज वही है कि रोमन जीते या ब्रॉक जीते, लेकिन जो बंदा जीत रहा है क्या उसके लिए एक्चुअल में प्लान्स हैं, क्या वो WWE की आगे स्टोरी लाइन को अच्छा करने के लिए सही हो सकते हैं, वो मेन चीज है। तो उस हिसाब से WWE को डिसीजन लेना चाहिए। बाकी ब्रॉक जीते, रोमन जीते, देखो रोमन से बहुत सारे लोग तो पता परेशान हो गए कि यार बंदा कितने टाइम तक चैंपियन रहेगा। ब्रॉक लेसनर ने अभी तक रोमन रेंस को ठोका नहीं है, तो लोग चाह रहे हैं कि ब्रॉक लेसनर जरा बढ़िया करके कुछ बनाए रोमन रेंस का हाल। तो मेरे ख्याल से दोनों को ही सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है। बट तेरी बात मुझे सही लगी कि इस मैच में क्या होगा, चलो वो तो ठीक है, लेकिन डिसीजन भाई WWE विंस मैकमैन उस हिसाब से लेना कि आगे जाके तुम्हारी रॉ स्मैकडाउन सही से चल पाए। और डेफिनेटली जैसा कि गाइस मैं बोला, जो इससे पहले वाला पॉडकास्ट था वहाँ पर हमने बात करी इस मैच की पूरी एंडिंग की, द रॉक का क्या रोल रह सकता, तो वहाँ पूरी चीज़ रिपीट नहीं हम यहाँ पे करना चाहेंगे, उसकी कोई नीड नहीं है। लेकिन रोहित, ये चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहता हूँ इस मैच से रिलेटेड, फाइनल पॉइंट, लास्ट टाइम हम दोनों रोमन रेंस की तरफ ज़्यादा झुक रहे थे, क्या अभी भी? मेरा तो वही स्टेक, आई स्टिल थिंक रोमन इज़ गोइंग टू विन। क्या चेंज है यहाँ पे ओपिनियन का कोई?
मैं ये बोलूँगा कि जितना मैं पहले रोमन रेंज की तरफ झुका था उसमें थोड़ी सी कमी आई है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं स्टिल रोमन रेंज की तरफ झुका नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग हाँ रोमन रेंज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, बट फिर मेरे दिमाग में वही आता है यार कि बड़ा मैच है, जितना बड़ा मैच उतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी उतना ज़्यादा विंस मैकमैन के दिमाग के सटकने का चांस, तो फिर कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट हाँ चांस कह सकते हैं यहाँ पर रोमन रेंज का ही ज़्यादा है। जस्ट लाइक रिवर्सल रेसलमेनिया 34 में हमने सोचा था, सब मतलब ऐसा था कि सबको पता है कि रोमन ने ही यहाँ पे जो करना है, रोमन को ही WWE, और फिर वहाँ पे WWE ने सारा उल्टा कर दिया था प्लान, क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेड था कि यही होगा और फिर उल्टा। तो इस बार भी लोगों को लग रहा है कि यार रोमन 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 मे बी ब्रॉक लेसनर बिकम्स द यूनिफाइड चैंपियन और उसके बाद रॉक वहाँ पे आके रोमन को डिस्ट्रॉय कर दे, एनीथिंग इज पॉसिबल। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला, फाइनल पॉइंट, क्या रोहित क्लियर विनर है नाइट 2 एज द बेटर नाइट ऑफ रेसलमेनिया? आई थिंक रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच, एजे स्टाइल्स और एज का मैच, फिर यहाँ पे ऑमस और बॉबी लेस्ली में जो है मुझे लग रहा है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। तो मेरे लिए नाइट 2 की एक्साइटमेंट मैं कह सकता हूँ नाइट 1 से ज़्यादा है। बट हाँ अगर सेथ रॉलिंस वाली चीज़ में कुछ कमाल ही हो गया तो फिर शायद मैं थोड़ा नाइट 1 की तरफ झुक जाऊँ। बट फिलहाल कार्ड को देखते हुए आई थिंक नाइट 2, और मेरे ख्याल से तेरा भी सेम ही ओपिनियन होगा। डेफिनेटली आई थिंक कि आई होप कि दोनों नाइट इक्वली अच्छी हों, और बढ़िया है कि ये सारे मैच एक नाइट पे नहीं है, नहीं तो हम नाइट में सो नहीं पाते। लेकिन यहाँ पे जो है आई थिंक नाइट 2 डेफिनेटली इज बेटर देन नाइट 2। तो ये हमारे जो है हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन करी, इसमें ऑलरेडी हम 30 मिनट से ज़्यादा का बोल चुके हैं। जितना हमको बोलना था सारे मैचेस के बारे में हम लोगों ने बोला। अब देखो आपको एपिसोड्स लगातार देखने को मिलेंगे, उसकी आप लोग टेंशन ना लो। नेक्स्ट एपिसोड के ऊपर भी बस हमने चीज़ें वर्क कर ही ली हैं, तो वो भी आपको जल्दी से देखने को मिल जाएगा। और हाँ, तो फिर आपसे मिलते हैं असली अखाड़ा के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।